तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर करंट अफेयर सीरीज बियॉन्ड हेडलाइंस। तो जहां मैं आपके सामने लाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो आज मैं आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट पांच टॉपिक लेके आया हूं जो आपका इस बार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर कोई भी एग्जामिनेशन में आपको जरूर ये पूछ सकता है क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ज्यादा स्कीम के ऊपर आ रखा है न्यूज़पेपर में, उसके ऊपर थोड़ा पढ़ेंगे और दो एक आर्टिकल पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्या है, तो ये आर्टिकल मैं बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगा और सारे ये टॉपिक के बाद मैं एक आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप वीडियो पॉज करके आंसर जो कमेंट बॉक्स पे आप आंसर जरूर सेंड करिए, ठीक है। तो ये जो पूरा डिटेल जो आपका पीडीएफ है, ये आपको एक्सेस करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ आप हर दिन आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। जैसा कि दुर्गा पूजा सीजन चल रहा है ना, टाइम आ रहा है, तो हम अपना अभी एक ऑफर निकाले हैं जिसमें आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। इस ऑफर में आपको सारा फैसिलिटी दिया जाएगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, है ना, ऑप्शनल गाइडेंस, लाइब्रेरी फैसिलिटी, सीसेट, 1-to-1, सारा स्टडी मटेरियल लेके सारा फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है। बट दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है तो हम 20% ऑफ दे रहे हैं। दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। फिर आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर से। चलिए आप टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जैसे हमने टॉपिक जैसे बोला, ये 5 टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम, लड़की बहन स्कीम, पीएम इंटर्नशिप स्कीम, रॉयल वाटर एंड डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रीफली डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। तो देखो पहला जो है मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। अक्सर एग्जाम में सिर्फ ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि वो ये जो स्कीम लाए हैं ये वेमेन पे लाए हैं। और जब भी कुछ भी ऐसा स्कीम जो वेमेन के रिलेटेड होता है वो आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनी जाता है। तो जैसा ये स्कीम है मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम, इसमें ये जो स्कीम है आसाम गवर्नमेंट लेके आया है, जहां पे वो टारगेट कर रहा है जो चाइल्ड मैरिज है उसको एलिमिनेट करने का बाय 2026, ठीक है। इस स्कीम में जो आसाम के गवर्नमेंट है, जो सारी लड़कियां को, गर्ल्स को जो है, मोस्ट स्टूडेंट जो गर्ल है उनको हर महीना फिक्स मंथली इनकम देगी ताकि वो अपना ग्रेजुएशन पढ़ पाए, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद वो जो भी वो अपना डिसीजन ले सकती है शादी का, बट उससे पहले उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना। अगर वो ग्रेजुएशन से पहले शादी कर लेती है तो ये जो इंसेंटिव है, ये जो फिक्स मंथली जो उनको मिल रहा है इनकम, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्कीम बहुत ही सोच समझ के डेवलप किया गया फॉर एजुकेटिंग गर्ल एंड ऑल्सो एलिमिनेटिंग चाइल्ड मैरिज इन द सोसाइटी, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन बेनिफिशियरी है, कब तक मिलेगा और कब ये प्लान कैंसिल होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं न्यूज में इसलिए है क्योंकि आसाम गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है टू एरेडिकेट चाइल्ड मैरिज बाय 2026। बहुत ही बढ़िया स्टेप है आसाम गवर्नमेंट का। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए, बट नो वरीज, आसाम गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव ले लिया है। होप सो इन फ्यूचर और ये पूरा पैन इंडिया ये स्कीम है, ठीक है। इस स्कीम में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले जो आपको क्या मिल रहा है इस स्कीम में, इस स्कीम के तहत, ठीक है, द गर्ल्स वुड रिसीव ए फिक्स्ड मंथली पेमेंट टू परस्यू हायर एजुकेशन, ठीक है, ऑन द कंडीशन दे रिमेन अनमैरिड टिल द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री कोर्स। अगर वो डिग्री से पहले शादी कर लिए तो ये स्कीम उनके लिए अब कैंसिल हो जाएगा, नन एंड वॉइड हो जाएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट है, द स्कीम डजंट अप्लाई टू द डॉटर ऑफ मिनिस्टर, एमपी एंड एमएलए, ठीक है। जो एमपी एमएलए ये मिनिस्टर्स की बेटी लोग के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। ये भी बहुत पॉजिटिव स्टेप है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके रिलेटेड इस टाइप से ही क्वेश्चन आपका बनेगा, इससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा। देखिए इस टाइप से आता है आपको ओपीएससी एग्जाम में, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री निजुत मोइना टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन इन द स्टेट, ठीक है। अभी आप तुरंत पढ़े हो तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, बट एग्जाम में क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टेट सिमिलर स्कीम लेके आते हैं, तो इसलिए ये आप स्कीम नोट करिए, इस बार आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, मिलता जुलता टॉपिक है, ठीक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया लड़की बहन स्कीम। इसमें भी ये वेमेन एम्पावरमेंट पे है। वेमेन एम्पावरमेंट के जैसे मैंने कहा जब भी टॉपिक आता है वो इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है यूपीएससी या ओपीएससी एग्जाम के लिए। इस स्कीम, ये पहले स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाल रखा है। देखिए इसमें स्कीम में क्या होता है, अंडर द स्कीम वेमेन विद एन एनुअल फैमिली इनकम, ठीक है, ऑफ लेस देन 2.5 lakhs विल रिसीव 1500 पर मंथ एज ए नेट। यहाँ पे मैरिड वेमेन है जिनका फैमिली है और उनका इनकम लेस देन 2.5 लाख होना चाहिए। तो जो लड़की बहन स्कीम है, ये स्कीम आने से पहले आपके दिमाग में और एक स्ट्राइक करना चाहिए। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो
तो रिसेंटली एक सुभद्रा स्कीम निकला हुआ है, ठीक है, सुभद्रा स्कीम लॉन्च हुआ है। ये स्कीम में क्या है, सुभद्रा स्कीम में सेम कंडीशन है आपका, इनकम जो होगा फैमिली इनकम इट शुड बी लेस देन, ठीक है, इट शुड बी लेस देन 2.5 लाख पर एनम। और बट वहां पे जो मॉनिटरी असिस्टेंस है वो कुछ ज्यादा ही है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने उसने 10,000, ठीक है, 10,000 का दिया हुआ है, जो कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा 5,000 करके, ठीक है। तो सुभद्रा योजना में उड़ीसा गवर्नमेंट है, उन्होंने 10,000 देने का वादा किया है पर एनम एक साल में इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 ईच, ठीक है। बाकी इसलिए मिलता जुलता आपको ये माइंड में आना चाहिए। तो 3 स्कीम बच्चों हम पढ़ ली क्या, एक तो पहले आसाम का जो गवर्नमेंट का स्कीम है, देन सेकंड ये आपका लड़की बहन योजना, एंड थर्ड सुभद्रा स्कीम। तो ये 3 स्कीम आपका इस बार इंपॉर्टेंट आ रहा है, आ सकता है आपका एग्जाम में, तो इसको आप पढ़ के जाइए। अगेन जब भी स्कीम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो किस स्टेट ने लॉन्च किया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे स्टेट में, आपको आसाम भी दिख रहा है, महाराष्ट्र भी दिख रहा है, तो इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड आएगा तो आपको स्टेट जरूर पूछिए कौन सा स्टेट ने किया है। कमिंग टू थर्ड स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है। तो आप जैसे जान रहे अभी बहुत ही रिपोर्ट में चल रहा है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ जा रहा है, अराउंड 6.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इसका रीजन क्या, और एक आप लोग न्यूज में बहुत सुन रहे होंगे, इवन आईआईटी के स्टूडेंट लोग अनएम्प्लॉयड है, ये हाल ही में बहुत चर्चा हो रखा है इसके ऊपर कि इवन आईआईटी बॉम्बे के अराउंड 40% स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड या फिर प्लेसमेंट उनका हुआ नहीं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है। और जो भी इनका प्लेसमेंट हुआ है उसका भी बहुत पैकेज अराउंड 5 लाख या 4 लाख पर एनम के पैकेज में वो लोग कोई कंपनी में रिक्रूट हुए। तो कितना ये क्रिटिकल बात है, जो आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के बाद भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिलता है, देखिए इसका 2 मेन रीजन है हमारा। पहला जो रीजन है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो लोग पैटर्न है आज तक ओल्ड ब्रिटिश जमाने का फॉलो कर रहा है। दूसरा जो मोर इम्पोर्टेंट स्कीम है, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल ट्रेनिंग का भी बहुत स्कोप नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, खाली बस पढ़ाई होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ ज्यादा नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एम्प्लॉयबिलिटी पे पढ़ाई नहीं होता है, एम्प्लॉयबिलिटी। तो एम्प्लॉयबिलिटी क्या होता है, देखो एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी 2 अलग अलग टर्म है। एम्प्लॉयमेंट तो नौकरी करना हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी मतलब उस स्टूडेंट में क्या स्किल है वो एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए। अक्सर पाया गया है कि इवन आईआईटी से पढ़ लेते हैं आप, बट उसमें वो स्किल डेवलप नहीं हो पाता है जो कि मार्केट में रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो मार्केट में रिक्वायर्ड है जो स्किल, वो एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडिया आज तक मतलब अभी तक तो उसमें फेल है, अभी तक वो स्किल प्रोवाइड नहीं कर पाता। मार्केट में कुछ अलग टेक्नोलॉजी चलता है, मार्केट में कुछ अलग स्किल का रिक्वायरमेंट है, बट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कुछ अलग ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मेजर जो चीज है आपका स्किल मिसमैच हो रहा है, प्लस एम्प्लॉयबिलिटी इशू है इंडिया में, इसको सुधारने से ही कुछ होगा। तो ये जो प्रॉब्लम आया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च किया, इंटर्नशिप स्कीम, जिसमें जो ये कोई भी यूथ, कुछ ऐसा बड़े बड़े टॉप कंपनीज है, टॉप कंपनीज में ये सब जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं उसमें इंटर्नशिप करने का। इंटर्नशिप से फायदा क्या होगा उनको, जो उस कंपनी में जो चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, जो स्किल रिक्वायर्ड है, उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिल जाएगा। बाद में उनका डिग्री खत्म होते हैं वो लोग उस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टॉप कंपनी से टाई अप हो रहा है, टारगेट है अराउंड 4.2 कुछ ऐसा लाख का टारगेट है, जो वहाँ पे इस साल का टारगेट है, जो कि पूरा करोड़ों में कुछ जाएगा, 2029 का टारगेट है, ठीक है। इसका मैं फिगर आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ही डिटेल में मैंने बना रखा है। इसमें कितना टारगेट कर रहे हैं, कितने क्वांटिटी में टारगेट कर रहे हैं बच्चे लोग को, देखो यहाँ पे जो है ये वाला आपको पॉइंट थोड़ा याद रखना पड़ेगा। टारगेट कितना है, 4.1 करोड़ यूथ ओवर 5 इयर्स करने वाले विल मैच कंपनीज विलिंग टू ऑफर ईयर लॉन्ग ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो आने वाले 5 साल में 4.5 करोड़ युवा को, यूथ को इस स्कीम से जोड़ा जा रहा ताकि उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप करने का मौका मिले, ठीक है। और बाई मार्च 2029 तक मैक्सिमम ये लोग कवर करना चाह रहे हैं जितना भी इंडिया का यूथ है, ताकि उनको रिस्किल हो जाए, अपस्किल हो जाए, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रखोगे। ये जो इंटर्नशिप से फायदा क्या होता है ना,
सिर्फ स्किल नहीं होता, स्किल पहले से भी लोगों के पास होता है, इसके अलावा क्या करते हैं, अपस्किलिंग का भी जरूरत होता है। ऐसा नहीं कि एक बार आप स्किल सीख लिया कुछ तो वो आप पूरा जिंदगी भर काम देगा, नहीं, आपको अपस्किल करना है, रीस्किल करना है, ठीक है। तो ये सब बहुत रिक्वायरमेंट है आजकल के जनरेशन में, आजकल का जो जॉब मार्केट हुआ, तो कहीं ना कहीं पीएम इंटर्नशिप स्कीम बहुत हद तक इसको एड्रेस करेगी ये चैलेंज को, ठीक है। तो आप इसको डेटा फिगर वाइज याद कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको पॉज करोगे, इसको सॉल्व करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का पीएम स्कीम। फिर एक आता है साइंस एंड टेक पे, जनरल साइंस एंड टेक, नॉट जो यूपीएससी जिस टाइप से पूछता है, जनरल साइंस एंड टेक में बहुत अभी चल रहा है रॉयल वाटर। रॉयल वाटर कुछ नहीं है बच्चों, ये एक्वारिजिया है। एक्वारिजिया क्या होता है, एक लिक्विड है जो आपका दो केमिकल से बनता है, वन इज HCl प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3। ये दो केमिकल से एक सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्या, रॉयल वाटर। तो ये सॉल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूज, क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन जो गोल्ड जैसा सब्सटेंस को डिसॉल्व कर देता है। यहाँ पे मैंने देखा है, ये एक्वा, देखो इसमें गोल्ड डाले, ये एक्वारिजिया है, ठीक है। रॉयल वाटर या इसको बोलते हैं हम एक्वारिजिया, दोनों का नाम सेम है, एक्वारिजिया। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सॉल्यूशन में गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाता है। तो ये न्यूज में इसलिए है ना, क्योंकि आज से आपका जो नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड दिया जाने वाला है, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज अवार्ड में गोल्ड 24 कैरेट का गोल्ड मिलता है उनको मेडल में, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में इसलिए मैं लिया हूँ। और बेसिक साइंस क्वेश्चन आपका आ सकता है कि रॉयल वाटर किसका कॉम्बिनेशन है, क्या सॉल्यूशन है, तो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड HNO3। इसका खास बात क्या है कि गोल्ड भी जैसा सब्सटेंस इसमें आके डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और मैं कल आपके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा जहाँ पे जो नोबेल पीस प्राइज है ना, मेडिसिन में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसके मैं डिटेल में कल मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहीं पे लिखा है। इससे और एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, अभी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है गोल्ड का वो है चाइना, ठीक है। अभी कभी फैक्चुअल पूछ लेता है कि करेंटली कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। पहले साउथ अफ्रीका था, नाउ इट इज चाइना। तो ये मैंने क्वेश्चन दिया, एक्वारिजिया जो मिक्सचर ऑफ विच एंड विच, तो आप सॉल्व करिए, ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आज का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीलिमिटेशन कमीशन, बहुत बार न्यूज में आता है, इसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन जैसे क्या है ना, ये जो हाई पावर्ड कमिटी होता है जो कि क्या करता है, रिड्रॉ करता है हमारा पॉलिटिकल मैप को। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, सपोज ये हमारा इंडिया मैप है, ठीक है, यहाँ पे जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो इसका फंक्शन ये रहता है कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाए, विच शुड बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, ठीक है। कितने लोग इसके आना चाहिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। सपोज कॉन्स्टिट्यूशन ए है, कॉन्स्टिट्यूंसी ए है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी बी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी सी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी डी है। तो डीलिमिटेशन कमीशन का काम होता है कैसे हम जो कॉन्स्टिट्यूंसी को रिड्रॉ करें ताकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का पॉपुलेशन सेम रहे लगभग, ठीक है। तो ये उनको टास्क दिया गया है, तो टाइम टू टाइम ये रिड्रॉ करते हैं हमारा मैप को, बाउंड्रीज एडजस्ट करते हैं, है ना। तो इनका ये काम है। फिर इनका जो फंक्शन, इनका जो मेंबर होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये डीलिमिटेशन कमीशन का मेंबर्स कौन कौन रहते हैं, तो याद रखना इसके जो मेंबर, जो फर्स्ट है, जो चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन होता है, वो होता है आपका रिटायर्ड या फिर सर्विंग, रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन बहुत बार पूछा है डीलिमिटेशन कमीशन का। तो चेयरमैन जो रहेगा वो रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, और एक और दो मेंबर रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये तीन लोग मिलकर ये कमिटी बनाते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन बनता है। ये कमीशन क्या होता है, हमेशा एक सेंसस के बाद बनता है। जैसे हमारा अभी रिसेंटली तो अभी सेंसस नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना के वजह से, ठीक है। लास्ट जो हमारा सेंसस हुआ था 2011 में, बट ये कास्ट बेस्ड सेंसस था। अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, याद रखना बच्चों, जो भी हमारा इंडिया में जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है एट प्रेजेंट, ठीक है, वो बेस्ड है तुम्हारा 2001 के सेंसस पे, ठीक है। 2001 के सेंसस से बेस्ड है, 2011 में हो रखा है सेंसस, बट जो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारा है, वो जितना ही पॉपुलेशन है, इट इज बेस्ड ऑन 2001 का सेंसस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग 2011 मार के बताइएगा। रिसेंटली अभी कोई बना नहीं है सेंस, अभी क्यों सेंसस हो नहीं पा रहा है, ऐसा टारगेट करे 2026 के बाद ही बनेगा, ठीक है।
तो इसका कुछ और एक पॉइंट देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल में है, किसके रिकमेंडेशन से डीलिमिटेशन कमीशन फॉर्म होता है, इसका फंक्शन मैंने डिटेल में दिया है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने डीलिमिटेशन कमीशन पे कहा, द डीलिमिटेशन कमीशन इज अ हाई पावर्ड कमिटी एंट्रस्टेड, ठीक है, with the task of drawing and redrawing the boundaries of different constituency for state assembly and लोक सभा। ठीक है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हो जैसे जैसे एमपी या फिर एमएलए का, स्टेट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूंसी, कैसे उनको रीड्रॉ करना है, रीएडजस्ट करना है, ताकि सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन सेम हो पाए। ठीक है, अगेन पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो डीलिमिटेशन कमीशन इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एंड वर्क्स ऑन द कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमिश्नर। ये मेंबर जैसे मैंने कहा आपको, द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स, वन इज रिटायर्ड और वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज। यहाँ पे देखिए चीफ जस्टिस आपको देके लूप फंसा सकता है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट जज, नॉट चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एनी जो रिटायर्ड या सर्विंग, इलेक्शन कमिश्नर दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो स्टेट में अगर रीड्रॉ करना चाहते हैं उसका। 3 मेंबर मिलकर ये कमेटी बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी रखा है, मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, द कमीशन ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड इट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर कोर्ट। इतना पावरफुल कमीशन है, जो भी ये डिसीजन लेता है उसको आप कोर्ट में चैलेंज, इंडिया का कोई भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते इसका ऑर्डर। ठीक है, बहुत ही पावरफुल कमीशन है। इसका 2 आर्टिकल आप इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 82 एंड 170 दैट डील्स विद द डीलिमिटेशन कमीशन। ओपीएससी में पूछ लेता है कि डीलिमिटेशन कमीशन किस आर्टिकल में बेस्ड है, दैट इज आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170, इट इज ऑन डीलिमिटेशन कमीशन। ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया क्योंकि ये साल का यूपीएससी क्वेश्चन इस पे पूछा गया था। आज तक सिर्फ 4 ही डीलिमिटेशन कमीशन बन रखा है, दैट इज इन द ईयर 1952, 1962, 1972 एंड 2002। ठीक है, अभी तक टिल 2024 अभी तक 4 ही डीलिमिटेशन कमीशन फॉर्म हो रखा है, दैट इज 1952 ये मैंने लिख दिया, एंड देयर वाज नो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आफ्टर 1981 एंड 1991 का सेंसस। ठीक है, तो 4 ही याद रखेंगे, अभी तो फॉर्म हो रखा है, अभी हो सकता है जैसे सेंसस निकलेगा अगेन डीलिमिटेशन कमिटी बैठ सकता है। ठीक है, इसमें आप याद रखोगे कुछ अमेंडमेंट्स है। ठीक है, अमेंडमेंट में क्या है, आप इसमें 42nd अमेंडमेंट पढ़ो, देख सकते हो, इंपॉर्टेंट होता है 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 1976 ये अमेंडमेंट क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स जो एलोकेट है करना होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी के या कंट्री में, उसको फ्रीज कर दिया था अप टिल 2026 तक। ठीक है, मतलब जैसे जितना भी अभी सीट्स है हमारे लोकसभा में या हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, टिल 2026 तक सीट बढ़ा नहीं पाएंगे हम, सीट में ना बढ़ा पाएंगे ना घटा पाएंगे, बट बाउंड्रीज हम रीएडजस्ट कर पाएंगे। तो 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीलिमिटेशन कमीशन के लिए, इसको आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कमिंग टू जो क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि ये टाइप का क्वेश्चन जो इस बार गवर्नमेंट, ये यूपीएससी का इस साल का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डीलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। ठीक है, तो अभी दिसंबर 2023 4 ही बन रखा है। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में भी अगर 2024 देता तो आप 5 लिखेंगे, क्योंकि 2024 का स्टार्टिंग में जनवरी में डीलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो 2023 करके आपको 4 में आप खत्म, वैसे भी 5 का ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, तो ये है, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फिर मैं कल आपके साथ आता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके। थैंक यू।